शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन, कार्यकर्ता और इन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर प्रशांत नुवल। डॉक्टर प्रशांत नुवल मर्चेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और होम्योपैथी में विशेषज्ञ हैं। उनके पास 6 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है और 7 वर्षों से अधिक का नैदानिक अनुभव है। वे होम्योपैथी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। आभार मैडम। यस तो सर। लास्ट जो लेक्चर था वहां से अब हम शुरू करते हैं। तो एक क्विक रिव्यू ले लेंगे सबसे पहले। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया मास्टर की लाइफ और उन चीज़ों के बारे में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया उसको थोड़ा सा क्विक रिव्यू में हम लोग ले लेंगे। फिर स्क्रीन में दिख रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, जूम भी साथ में ओके सर स्टॉप क्या निकल गया। Fine. It's already there. आई थिंक क्षमा चाहूंगा, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं, उसकी वजह से शायद प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट 1 मिनट दीजिए। So let us start fresh. I think today technical glitches are too much there. So पिछली बार जहां से हम लोग अटके थे वहीं से शुरू करते हैं। स्क्रीन पे विजिबल है जो ये शेयर किया है वो? Anyone can reply please? Yes sir, the screen is visible. Okay fine. Yeah. तो मास्टर का कंट्रीब्यूशन अलग अलग ब्रांचेस में और उनकी जो लाइफ रही है वो, ये जो फोटोग्राफ की हिस्ट्री है डैगुरी की, उसके बारे में थोड़ी सी बात हुई। वोकेशन एवोकेशन मार्कसॉल हॉलिवना हनीमानी तक हमने देखा था। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हिज माइंडसेट एज अ बिजनेसमैन। अल्क्लिनियम की मिस्टेक हुई, यहाँ लास्ट में अटका था कि उन्होंने सारा पैसा रिफंड कर दिया और वो रिफंड जो था इट इट क्रिएटेड इमेज कि हाँ हनीमैन है तो वो इन चीजों को उस तरह से नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरा उनका सेटअप, उनकी उनकी बायोग्राफी में उन्होंने शो किया कि ही ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ क्लिनिकल सेटअप जहां पे प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग हो होम्योपैथी की और अच्छे से समझा जा सके। और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी पेरिस में। अवेयरनेस का जो कैंपेन है होम्योपैथी का, वो उनके जाने से पहले ही वहां शुरू हो गया था। ब्रूनो स्टार्टेड इट। और उसके बाद उन्होंने पेरिस के जो एंट्रेंसेज हैं वहां पे हेल्प सेंटर्स खोल दिए थे ताकि अगर किसी को कुछ जानना है कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती, कैसे होता है, तो वो सारी व्यवस्था उन्होंने सेट की। तो एज अ बिजनेसमैन कैसे एक अच्छी तरह से पूरी चीज को स्टैब्लिश करना है, कैसे उसको चलाना है, दैट वाज द वर्क डन बाय हनीमैन। वैसा ही था उनके रेवेन्यू के बारे में। तो पेरिस की जो हनीमैन सर की प्रैक्टिस थी, इट वाज लाइक एट अ डिफरेंट लेवल। यू कैन नॉट इमेजिन कि किस लेवल का हनीमैन सर का प्रैक्टिस था। ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग लाइक अ रूटीन प्रैक्टिशनर। पूरा मेंशन उनका बुक रहता था, उसमें ही उन्होंने अलग अलग कमरे वेटिंग रूम के तौर पर बनाए हुए थे। मैडम मेलेनी जो वेल नॉन अथॉरिटीज, वेल नॉन
फिगर्स फ्रॉम द सोसाइटी आती थी, तो उनसे मिलती थी, उनको पर्सनली अटेंड करती थी। काफी सर्वेंट्स रखे हुए थे जिनका काम था कि टोकन सिस्टम को मैनेज करवाना। सो एक प्रॉपर चैनलाइज्ड प्रैक्टिस वो किया करते थे। सेम विथ हिज प्रैक्टिस, उनके ही कई डिसिपल्स थे जिन्होंने काफी होम्योपैथिक प्रैक्टिस की, पर इतना अच्छे से वो नहीं कमा पा रहे थे। तो उन्होंने मास्टर को लिखा था कि मास्टर, वी आर डूइंग गुड बट वी आर नॉट अर्निंग दैट मच, सो वी कैन डू और लिव अ प्रॉस्परस लाइफ। तो मास्टर ने उनको अपने पास बुलाया और उन्हीं में से एक डिसिपल ने लिखा है कि मास्टर वाज वेरी स्मार्ट व्हेन ही वाज टेकिंग कंसल्टेशन चार्जेस। लाइक उनकी ओपीडी में फ्री ओपीडीज भी हुआ करती थी, पुअर है, नीडी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो फ्री ओपीडी मिलती थी। दूसरी तरफ जो लोग पैसे से सुखी हैं, जो लोग अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, तो मास्टर उनसे वो फीस लेते थे कि जो उनके स्टेटस को मैच हो, और उसी वजह से उनकी एवरेज ओपीडी जो सेट होता था वो निकल जाता था। तो उनका रेवेन्यू जो था, मैंने बोला कि मास्टर वाज वेरी गुड इन टर्म ऑफ अर्निंग्स एंड पॉपुलैरिटी इन फ्रांस। और वो जो था उनके पूरे सेटअप में, जो बेसिक सेटअप ऑफ प्रैक्टिस है उसमें दिखता था। ऐसा ही डेगोरोटाइप फोटोग्राफ्स में है कि ही वाज वेल अवेयर ऑफ द पब्लिसिटी आल्सो। ये जो फोटोग्राफ था, ये फोटोग्राफ खींचने के बाद इस फोटोग्राफ को यूज करके काफी आर्टिकल्स, काफी पब्लिसिटी भी यूज हुई थी। तो ही वॉज नोइंग कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। इवन यू वॉन्ट बिलीव, हनीमैन ने घर रखा था किराए पे, उन्होंने गाड़ी, जो उस टाइम पे कोच, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी किराए पे रखी हुई थी, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे। एक साल का किराया वो दे देते थे, उसमें घोड़ा गाड़ी और कोचवान दोनों आ जाया करते थे, मतलब ड्राइवर और गाड़ी दोनों अवेलेबल है। उससे उनका जो मेंटल पीस लेवल था वो काफी ज्यादा था, क्योंकि सर्विसिंग उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ड्राइवर अगर नहीं आया तो उनको मैनेज नहीं करना है, जिसने अवेलेबिलिटी किया है उसको करना है। तो दैट वाज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और ऐसी काफी चीजें, लाइक उन्होंने अपना मेंशन था तो वो शुरुआत में किराए पे क्यों रखा, क्यों उसमें से फिर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बसाई, हाउ ही री इन्वेस्टेड हिज earnings, that is very smart move. So as a businessman also, master was like at a next level. उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो हनीमैन में आपको एफोरिज्म 1 से दिखती है, एक रिलीजियस पर्सन के तौर पे वो कैसे थे। तो उन्होंने जर्मन में वर्ड यूज किया बैरूफ, हम सबने पढ़ा है कि बैरूफ मिशन के लिए यूज हुआ था, उसका ये था वो था। इट्स ओके, बट दैट शोज इंटेंसिटी कि उसको एक काम, एक सिंपल तरह से नहीं लेना है, जो आपके अस्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका आपका जन्म ही उसके लिए हुआ है, उस लेवल का डेडिकेशन उन्होंने डिमांड किया है कि आप जब सिख के साथ काम कर रहे हैं, कोई फिजिशियन अपना काम कर रहा है, तो वो डेडिकेशन दिखना चाहिए, वो काम होना चाहिए। सेम कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी एफोरिज्म नंबर 14 और एफोरिज्म नंबर 17 में। जब एफोरिज्म नंबर 4 आप पढ़ेंगे तो उसमें है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। अब प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ जो है, तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ में क्या कि वो फिजिशियन के लिए है, पर वैसा ही शब्द उन्होंने यूज किया प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, द गॉड ऑलमाइटी ही इज टॉकिंग अबाउट। सो दैट शोज हिज रिलीजियस पार्ट। हनीमैन जो है, यहाँ पे वो साइंस और रिलीजन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन शो करते हैं। दूसरी तरफ उनके लिटरेचर में भी आपको उनकी रिलीजियसनेस की साइन दिखेगी। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हनीमैन प्रोटेस्टेंट ग्रुप ऑफ द क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे, तो सबसे पहला तो वो जो है ना, वो क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म, तो रिबेलनेस वहीं से उनकी थी, एंड इट कंटिन्यूड इन हिज वर्क। दूसरी चीज ल्यूथर स्पिरिट। आप अगर फर्स्ट एडिशन का प्रीफेस देखेंगे, उसमें थ्राइस ब्लेस्ड लिखा हुआ है। ये जो लूथर स्पिरिट है प्रोटेस्टेंट ग्रुप का, इसका उद्भव ही ऐसे हुआ था कि आप भय की वजह से या खरीद के आप अपना निर्वाण नहीं ले सकते। वो तो आप जब अपनी ईश्वर में श्रद्धा शो करेंगे तभी आपको निर्वाण मिलेगा। सेम चीज वो हनीमैन सर बार बार आर्गुमेंट में बता रहे हैं कि आपका कंपैशन टू ह्यूमैनिटी होना चाहिए। आप उसको पैसे या भय से नहीं काम करेंगे, आप उसके प्रति अति श्रद्धेय होकर उससे काम करेंगे। दूसरी तरफ लूथर स्पिरिट जो है, उसमें रूल ऑफ थ्री है कि गॉड जो है वो फादर है, सन है और हॉली स्पिरिट है। और ये नंबर 3 आपको प्रीफेस में थ्राइस ब्लेस्ड में दिखेगा, मयाजम में दिखेगा, काफी जगह ये 3 का नंबर काफी चलेगा होम्योपैथी में। तो शायद ये कोइंसिडेंस है, शायद ये जो बोलते हैं कि एक सेल्फ अरेंजमेंट है कि ये नंबर ऑफ 3 वहां से कंटिन्यूअसली मैं देखता आ रहा हूँ। दूसरा है कि अरेंजमेंट ऑफ द सिम्टम। हनीमैन ने मटीरिया मेडिका में हेड टू फुट दिया हुआ है, ल्यूथर स्पिरिट में भी बिलीफ जो है हेड टू लिम्स है, हेड टू अपर लिम्ब एंड देन लोअर लिम्ब। और ये जो मैं सब बोल रहा हूँ, ये रॉबर्ट यूटे की जो बुक है, उसमें आपको पेज नंबर 38 पे बहुत क्लियरली ल्यूथर स्पिरिट का मेंशनिंग मिल जाएगा।
As a religious person also, Hahnemann was at the next level. नेक्स्ट वन इज कंपैशन टू ह्यूमैनिटी। हनीमैन का जो वाइन टेस्ट है, रिचर्ड हेल का जो वॉल्यूम 1 है, उसमें शुरुआत के 100 पेजेस में ही आपको ये चीज मिल जाएगी। और उसमें वाइन टेस्ट जो है वो अब तक, मतलब होम्योपैथी शोध की शोध हुई उससे पहले ही हनीमैन ने इसके बारे में की, क्योंकि उस जमाने में लीड प्लम्बम का जो था ना, उसका टॉक्सिसिटी बहुत था। तो अगर आप इम्प्योर वाइन ले रहे हो तो आपको पेट दर्द होता था, लीड टॉक्सिसिटी के सिम्टम रहते थे। तो आउट ऑफ हिज बॉक्स एज ए फिजिशियन तो वो काम कर ही रहे हैं, और उसके अलावा भी ऐसी चीज की जो रोजमर्रा का हिस्सा है वहां की यूरोपियन लाइफस्टाइल की, तो उस वाइन को किस तरह से प्योरली लिया जा सकता है, उसके उन्होंने प्योरिटी टेस्ट की है, और वो अब तक चलन में थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ होम्योपैथी में हनीमैन है, ये वाइन टेस्ट के जो प्योरिटी पैरामीटर्स हैं उसमें हनीमैनियन इंडिकेशन अब तक चले हैं। फिर उन्होंने फिजियोलॉजिकल डोजेज ऑफ द मेडिसिन है कि लार्ज नंबर ऑफ द डोजेज कि जो हार्मफुल रहेंगे, जो जो मतलब कि जिसमें से आपको अदर इफेक्ट, जिसको साइड इफेक्ट या तो एक्स्ट्रा इफेक्ट आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीजेस जनरेट हो जाते हैं, उसका उन्होंने विरोध किया, उसको उन्होंने प्रॉपर वे में सेट किया। इवन मर्क्यूरियस सॉल्युलस हनीमैन भी एग्जांपल कंपैशन टू ह्यूमैनिटी की मर्क्यूरी के लोकल एप्लीकेशन की वजह से अल्सर्स तो ठीक हो जाते थे, पर जो जलन, जो इरिटेशन, जो स्कारिंग रह जाती थी, उसको हनीमैन ने सॉर्ट आउट करके दिया। फिर फिफ्थ एडिशन में उन्होंने एज अ ब्लड थर्स्टी फ्रेंच फिजिशियन किसी का मेंशन किया है, और सिक्स्थ एडिशन में तो उन्होंने खुल के ब्रूजेव का नाम दिया है कि जिसकी प्रैक्टिस थी कि पेशेंट अगर काफी इरिटेबल है, काफी सिम्टम्स दे रहा है, तो उसको भूखा रखा जाए, ताकि एक लेवल पे उसकी एनर्जी खत्म हो जाए आर्ग्यू करने की, सिम्टम देने की, तो आपको लगेगा कि रिलीफ हो रहा है, तो उसको हंगर डाइट नाम दिया गया था ब्रूजो की। वैसा ही ब्लड लेटिंग का था। वी ऑल नो कि थॉमस जेफरसन इतना फेमस नाम इतिहास में अमेरिकन सिविल वॉर का, उनकी डेथ हुई ओवर ब्लड लेटिंग की वजह से। और उस जमाने में ऐसे था, न्यूमोनिया हो गया ब्लड लेट कर दो, स्वेलिंग हो गया ब्लड लेट कर दो, कैंसर हो गया ब्लड लेट कर दो, ट्यूमर हो गया ब्लड लेट कर दो, अच्छा आपको शरीर में सूजन लगती है ब्लड लेट कर दो, ब्लड डिस्ट्रेस किया है ब्लड लेट कर दो। सो उन्होंने बोला है कि जितना खून फ्रेंच वॉर में नहीं बहा है, उतना खून इन इन चेले चपाटों ने मिलके बहा दिया है मेडिकल प्रैक्टिस में। यह हनीमैन के ऑफिशियल स्टेटमेंट है ब्लड लेटिंग को लेके, और इसीलिए उन्होंने काफी हैमर आउट किया, काफी विप्ड आउट किया है, काफी चाबुक मारे हैं अपने सिक्स्थ एडिशन में इन चीजों को लेके। तो ये दर्शाता है कि ही वाज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट, उनका इंसानी पहलू जो था वो सबसे पहले आके अटकता था। ऐसा ही इसमें हम लोग ऐड करना रह गया है हमारा, एक है मेंटल कंडीशंस। हनीमैन दुनिया के उन प्रिमिटिव लोगों में से थे जिन्होंने मेंटल डिसीज को एज अ डिसीज, श्राप की वजह रोग में समझा, उसका क्लासिफिकेशन किया और उसकी ट्रीटमेंट दी। इवन उन्होंने सिक्स्थ एडिशन में क्लियर लिखा है कि मैं जब मेंटल असाइलम का इंचार्ज था, मैंने रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर में एंट्री तो ली है, मतलब मैंने एंट्री साइंस तो देखी है, पर ठीक होके जाने वाली साइन, इट वाज जस्ट लाइक मिरेकल। मतलब चेन से बांधना, उनको पीटना, अंधेरे में रखना, भूखा रखना, मारपीट करना, उनको जानवरों से भी बदतर कंडीशन से ट्रीट करना, ये जो सिचुएशन थी, हनीमैन ने इसका कड़ा विरोध किया कि ये नहीं चलने वाला। तो ये जो था, ये उनका कंपैशन टू ह्यूमैनिटी जो था। और बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा कॉकलेनबर्ग 1792। कॉकलेनबर्ग दोनों प्रोनाउंसिएशन इश्यूज रहते हैं। उनका जो है इडियोसिक्रासी वाला केस, कि वो गवर्नर थे कहीं के, और वहां पे उनको ट्रीटमेंट में इश्यू होता था, उनका मेंटल कंडीशन एज वेल एज इडियोसिक्रासिक इश्यूज थे, और उसी को उन्होंने एफोरिज्म्स में, एफोरिज्म 7 में कॉजा ओकेजनालिस, एफोरिज्म 116 117 में इडियोसिक्रासी की तरफ मेंशन किया है कि भाई आपको उनके वो रिसोर्सेज दूर करने पड़ेंगे। तो जो गाइडलाइंस थी कि भाई ट्रीटमेंट तो मैं करूंगा, पर उसके साथ ह्यूमन टच ऑफ द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट वो भी वहां पे रहेगा। तो कंपैशन टू ह्यूमैनिटी वाज वेरी मच। नेक्स्ट, एज अ टीचर, हनीमैन के एज अ टीचर जो किस्से हैं, यू वॉन्ट बिलीव, 1811 लिप्जिग, हनीमैन ने ऑर्गेनन पब्लिश कर दिया है। अब उनको ऐसे लोग चाहिए जो इसको समझे और इसका प्रचार प्रसार करें। उसके लिए बेस्ट जगह थी कि वो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर ले। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्योंकि वो 1796 में होम्योपैथी डिक्लेयर कर चुके थे 15 साल पहले, और उन्होंने बोल दिया कि अब मैं एलाइड प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। और ऑफिशियली होम्योपैथी का तो कोई ब्रांच ही नहीं था, दुनिया में एक ही डॉक्टर था जो प्रैक्टिस कर रहा था, और वो थे हनीमैन खुद।
इसके अलावा उनका बेटा थोड़ा बहुत होम्योपैथी सीख रहा था। जब उनका बेटा 1786 का उनका बर्थ है, जब वो 23-24 साल का हुआ, उन्होंने उसको थियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन दिलवाया लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। और धीरे-धीरे उनके बेटे ने जब अपने पिता के बारे में लोगों से बात की, टीचर्स को इंटरेस्ट पड़ा, तो एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट लेक्चरर उनको चांस मिला कि आप अपना लेक्चर रख सकते हैं। और जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा नहीं था कि सबके लिए पढ़ना मैंडेटरी है। उस टाइम पे टिकट सिस्टम थी, आपको लेक्चर पढ़ना है, आप टिकट खरीद के जाओ। वो जो पैसा आएगा उसमें से सर्टेन अमाउंट यूनिवर्सिटी लेगी, सर्टेन अमाउंट टीचर को मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को भरा और उनको इंटरेस्ट पड़ा। वो जो स्टूडेंट है उन्हीं का लिस्ट मैंने दिया है। यही यूनियन ऑफ प्रूवर्स है जो मटेरिया मेडिका प्यूरा में सिम्टम्स आप पढ़ते हैं, उसमें मैक्सिमम सिम्टम इसी ग्रुप ने दिया हुआ है। स्टाफ, फ्रांस, ग्रॉस, हार्टमैन, हॉर्मैन, हॉर्नबर्ग, रूकर्ट, लैंगहैमर, उनका खुद का बेटा हानीमैन, चार्ल्स फ्रेडरिक हानीमैन और दो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बाद में उनका साथ छोड़ दिया था, तो वो अननेम्ड ही रह गए। तो स्टाफ की बात हम करें, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लेते हैं और अगर आप बॉटेनिकल कोई भी रेमेडी की बात करते हैं, उसके प्रूवर की बात करते हैं, आपको मैक्सिमम टाइम इसी का नाम सुनने को मिलेगा। ये जो बंदा था 17-18 साल का एकदम यंग ब्लड, ये मास्टर हनीमैन के कांटेक्ट में आए। इन्होंने देखा कि इस टीचर के पास कुछ तो है, 50 प्लस की एज में जी रहे हनीमैन के पास कुछ तो एक्स्ट्रा है। और वो जो एक्स्ट्रा है, इट क्रिएटेड थिंग्स कि हाँ, कुछ मिल रहा है, कुछ है। उन्होंने उसमें काम किया, होम्योपैथी को एज एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट किया और दुनिया की पहली जर्नल होम्योपैथिक आर्काइव इन्होंने ही शुरू की। ग्रॉस जो थे वो थ्रू आउट द प्रूविंग ही वाज सो टेक्निकली साउंड कि काफी चीजों में हनीमैन के साथ बैठ के प्रूविंग के निर्देश तैयार करना, वो जो जो डेली डेली डेटा मिल रहा है प्रूवर्स में से उसको अरेंज करने में हेल्प करना, ही वाज लाइक एनीथिंग। यहाँ जो एक एक नाम है, ये हर नाम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लेगा। आपने अगर ब्रैडफोर्ड की पायनियर ऑफ होम्योपैथी पढ़ी है, या तो आपने इनके अलग अलग अगर इनकी जीवनियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी अपनी जर्नीज रही है। पर सबसे दुखद बात यह है कि इसमें से एक भी बंदा जो हनीमैन के पहले 8 स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हनीमैन से होम्योपैथी की फर्स्ट जनरेशन जो है, वो कहीं आपको टीचिंग में देखने को ही नहीं मिलेगा। इन सबकी अपनी अपनी बुक्स हैं, इन सबके अपने अपने आर्टिकल्स है, कंपाइलेशन है, कलेक्शंस है। अगर आप इनको शुरुआत से पढ़ते हैं तो आपको आपको वही फील मिलेगी कि आप भी हनीमैन को शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू गो। बट अनलकीली और एनी हाउ आज हमारे एकेडमिक कल्चर में ये लोग नहीं है। इसमें से हॉर्नबर्ग की मैं खास बात करूंगा, क्योंकि पहले जो ऑडे सपेरे मैंने आपको सिखाया, वो ऑडे सपेरे सॉरी सिखाया तो क्या, पर मैंने जो शेयर किया, वो ऑडे सपेरे का सबसे बेस्ट एग्जांपल हॉर्नबर्ग के साथ हुआ है। हॉर्नबर्ग सीखने के बाद जिस स्टेट में प्रैक्टिस के लिए बैठे, वहां के एपोथेकेटर और फिजिशियंस ने उनके अगेंस्ट में केस किया, वो केस हॉर्नबर्ग हार गए, तो उनका जो मेडिसिनल चेस्ट बॉक्स था वो कोर्ट ने जब्त कर लिया। और वहां की जो काउंसिल थी उसने बाकायदा फ्यूनरल रखा होम्योपैथी का, और उसमें उनका जो मेडिसिनल चेस्ट बॉक्स था उसको ले जाके सिमेंट्री या कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। उनको जेल दी गई फॉर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, और उसके बावजूद हॉर्नबर्ग ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। वो जब बाहर निकले उन्होंने स्टेट चेंज किया, पर उन्होंने अपने इरादे नहीं बदले। तो ये जो मेडिसिनल बॉक्स बरियल का इंसिडेंस है, ये कभी कहीं हम खास सुनने में नहीं आता है, बट दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड कंडीशन कि जहां पे किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बरियल और किसी किसी तिथि का फ्यूनरल रखा गया हो। लैंगहैमर थे तो उनका भी काफी योगदान है ये जो हेड टू फुट अरेंजमेंट है इसको लेके। फ्रेडरिक हनीमैन, चार्ल्स हनीमैन के नाम से भी जो जाने जाते हैं, ही इज द फर्स्ट प्रूवर ऑफ मर्क्यूरियस सॉल्युबलस हनी मानी, और लाइफ टाइम उन्होंने वो सिम्टम्स फेस किए हैं। हम लोगों को हेरिंग की टाई के बारे में तो पता है, पर फ्रेडरिक हनीमैन जो है, जिन्होंने ये जो मर्क्यूरी के सिम्टम है इनको फेस किए, इसका काफी कम डिस्कशन होता है। और हनीमैन की दूसरी शादी के बाद ये हनीमैन से टोटली डिटैच हो गए, और उसके बाद इतिहास के पन्नों में ये नाम कहीं खो गए। वरना ये जो है ये यूनियन ऑफ प्रूवर है। अगर आप हनीमैन सर की बायोग्राफी खोल के देखेंगे तो इनके बाकायदा फोटोग्राफ के साथ आपको सब मिल जाएगा। तो ये जो थे एज ए टीचर, वो अपने अपने स्टूडेंट को दोस्तों की तरह रखते थे। अपने से आधे से कम उम्र के इन स्टूडेंट्स के साथ हर हफ्ते मिलना, रविवार की मीटिंग्स रखनी, चर्च के बाद के ऑफिशियल
ऑफिशियल जो टाइम रहता है उसमें बैठना, इनके साथ डिनर करना, इन बच्चों का आप कॉन्फिडेंस देखिए कि अपने मास्टर पे इनका कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी दवाई दे रहे हैं ये प्रूविंग के लिए ले रहे हैं। दुनिया में पहली बार किसी हेल्दी ह्यूमन पे प्रूविंग हो रही है और ये पहले 8 हेल्दी ह्यूमन प्रूवर हैं कि जिन्होंने ऑफिशियली अपनी प्रूवर डायरी लिखी है और उसी में से 1811 से लेके 21 के बीच में मटीरिया मेडिका प्यूरा के एडिशंस आए हैं। तो आज अगर मटीरिया मेडिका सब्जेक्ट है, आज अगर आप अपने चेस्ट बॉक्स से कोई मेडिसिन निकाल के दे रहे हैं और उससे अगर किसी को ठीक हो रहा है, तो हमको इन सबको धन्यवाद करना ही होगा। अगर ये लोग उस वक्त पे, जैसे कि हम सब हेरिंग के बारे में जानते हैं कि हेरिंग ने जो सूरकुकु स्नेक पॉइजन लिया और उसके बाद वो कोमा में गए, तो रिस्क तो इनके पास भी था। नक्स वोमिका, एकोनाइट, दे आर वेल नोन पॉइजन ऑफ देयर टाइम, yet they tried their best कि वो कुछ इसमें से ले सके। तो ये जो प्रूविंग्स हैं, दे वेर लाइक एनीथिंग। एम आई ऑडिबल मैम? कोई इश्यू नहीं है ना ऑडियो में? बिकॉज मेरे पास स्क्रीन में आज सिर्फ पीपीटी है, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूं, तो ऑडियंस में किसी को देख नहीं पा रहा हूं। Yes, sir, you are audible, sir. ओके Continue. ओके, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली टेक्निकल इशू है, स्क्रीन और पीपीटी में से एक ही चीज चल पा रहा है, तो आई एम ट्राइंग, आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग टू माई सेल्फ टुडे। आज पूरा उल्टा हो गया है मेरे साथ। No, sir, तो you're यस मैम, audible, sir. ओके फाइन, थैंक यू। तो एज अ टीचर ही वाज लाइक एट अ नेक्स्ट लेवल। और ये जो क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं 105 से 145 में, अलग ही लेवल पे है। प्रूविंग में उन्होंने छोटी में छोटी चीज का ध्यान क्यों रखा है? वो जो कंटेंट दे रहे हैं, आप सोचिए, देने वाले में और लेने वाले में, देने वाले का डर, उसकी जिम्मेदारी, और लेने वाले का विश्वास कितना स्ट्रांग रहा होगा कि अपन जो कर रहे हैं ये आगे जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम आएगा। तो आई विश कि आज के बाद जब भी आप किसी पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मटेरिया पढ़ रहे हैं, आप इन नामों को जरूर याद रखेंगे। और ऑडे सपेरे अगर आप कहीं बात कर रहे हैं तो हॉर्नबर्ग को हमेशा याद रखेंगे। उसने जो फेस किया है, बीइंग अ गुड प्रैक्टिशनर, जेल फेस करना, किसी को मारा नहीं है, कोई नेग्लिजेंसी नहीं की है, सिर्फ एक रैशनल मेथड से प्रैक्टिस करने की कोशिश की और उसके लिए परेशान होना, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं मास्टर के होम्योपैथिक विजन के बारे में। होम्योपैथिक प्रैक्टिस सेट हो गई। होम्योपैथी में 1811 से 19 के बीच में उन्होंने लिप्जिक में, और उसके बाद काफी जगह वो सेटल हो गए। 25 के बाद उनके पास हैरिंग आ गया, हैरिंग और मॉर्निंग हुसैन और मुलर और काफी लोग जुड़ गए। अब होम्योपैथी एक बड़े लेवल पे आ गई है, पर हनीमैन के खुद के भी तो सपने रहे होंगे। ये जो है इंस्टीट्यूट दे ला मेडिसिन होम्योपैथिका और होम्योपैथिक, ये हनीमैन का इनकम्प्लीट ड्रीम है। दुनिया का पहला ऑफिशियल होम्योपैथिक ट्रेनिंग सेंटर जो हनीमैन चाहते थे कि बने। पेज नंबर 400 टीएल ब्रैडफोर्ड की लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हनीमैन में से मैंने ये लिया है। और ऐसा नहीं था कि हनीमैन ने इस पे काम नहीं किया था। हनीमैन ने जो अवेयरनेस सेंटर बनाए थे, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग इट। बट क्योंकि बहुत बिजी प्रैक्टिस, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी चीजें, उनकी हेल्थ, इसके बावजूद उन्होंने एक प्रपोज्ड फैकल्टी और एक रोड मैप दिया हुआ था कि जब ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होगी तो ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग उसके पिलर रहेंगे। अगेन नंबर ऑफ 3 इज देयर, सॉरी बट इट ऑलवेज पॉप अप इन माय माइंड विद द नंबर ऑफ 3। तो जार, जीएचजी जार, जिन्होंने फर्स्ट रेपर्टरी बनाने की कोशिश की थी, अपना एमडी पूरा नहीं कर पाए वो, और वो रेपर्टरी ओवर पर्टिकुलराइजेशन की वजह से रिजेक्ट हुई। मॉर्निंग हुसैन की रेपर्टरी सिलेक्ट हुई। झार की जो रेपर्टरी थी उसी में से एडमंड ली ने अपनी रेपर्टरी तैयार की। बनाते बनाते अंधे हो गए। वही रेपर्टरी का हिस्सा लेके फिर कैंट ने आगे काम किया। तो इट इज जस्ट लाइक अ जनरेशन ऑफ झार रेपर्टरी इन द कैंट रेपर्टरी, और उसमें से आज दुनिया की काफी रेपर्टरीज चलती है, पर्टिकुलर लॉजिकल रेपर्टरीज में। सेकंड वाज डॉक्टर म्यूरे। मैंने कहा ना कि डॉक्टर म्यूरे, यहाँ पे हाफ होम्योपैथ कंट्रोवर्सी होने की वजह से ये काम रुक गया था। फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट ये मुरे को दिया गया। लिप्जिक की जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल थी उसके इंचार्ज हुआ करते थे वो, बहुत ही नजदीकी, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारे थे हनीमैन को, काफी अजीज थे। और फिर उसमें से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और एक लेवल ऐसा है कि मास्टर का उनसे एक डिस्टेंस हो गया। तीसरे थे डॉक्टर क्रूजारियो। का नाम क्लिनिकल्स में इसलिए था क्योंकि जिस दिन हनीमैन ने पैर रखा होम्योपैथिक
प्रैक्टिशनर के तौर पे पेरिस में। उस दिन से क्रॉजेरियो उनकी परछाई की तरह हमेशा उनके साथ थे, काफी सपोर्ट किया है और काफी क्लिनिकल असिस्टेंट के तौर पे कोथन में जैसे लेमेन थे वैसे पेरिस में क्रॉसेरियो थे। और झार जो था उनका मटीरिया मेडिका पूरा जर्मन लैंग्वेज, इन दो को लेके उनका बहुत क्लियर था। और हम सब देखते हैं कि आज कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हम लोग स्टैब्लिश करते हैं तो उसका विजन और मिशन रखते हैं। तो हनीमैन ने अपने जो है वो 8 to 9 पॉइंट का एक विजन लिया था कि ये इंस्टीट्यूट टीचिंग करेगी, पढ़ाएगी, नए होम्योपैथ तैयार करेगी। और उनका मास स्टूडेंट नहीं थे, उनका मास उस वक्त डॉक्टर्स थे। इसीलिए ऑर्गेनम को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। पर जिन लोगों ने ऑर्गेनम का जो 99 पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा है, उनको पता है कि इट इज सिंपली फॉर प्रैक्टिशनर। इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, उसको अगर थोड़ा सा नीचे के लेवल से अगर कोई टीचर अच्छे से पढ़ाए तो ही कनेक्ट हो पाते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि पब्लिक लेक्चर रखने, अवेयरनेस प्रोग्राम करने। आज जो गवर्नमेंट कर रही है, उस जमाने में इतना अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं था। ही वाज वेरी श्योर कि आपको डू एंड डोंट्स के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं। ओपीडी और आईपीडी, आईपीडी का कंसेप्ट लाने में और उसकी ट्रेनिंग देने वाले दुनिया में फर्स्ट डॉक्टर थे हनीमैन। आईपीडी डॉक्टर हॉस्पिटल्स हुआ करती थी, उसकी कॉलेजेस अलग से नहीं हुआ करती थी। विलियम ऑस्लर वाज द फर्स्ट वन इन 1899 if I am not wrong. He proposed the master degree residential program जो हनीमैन के अधूरे सपने में से लिया गया था। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स बॉनिंग हुसैन के साथ जो हुआ है कि बॉनिंग हुसैन बीमार हुए, बॉनिंग हुसैन ठीक हुए, हनीमैन के साथ उन्होंने पत्राचार किया। इवन बॉनिंग हुसैन की ट्रीटमेंट पत्राचार से हुई थी। द फेमस केस ऑफ पल्सेटिला बाय हिज बॉटनिस्ट फ्रेंड, दैट वाज डन। सो ही स्टार्टेड कि जो लोग पेरिस नहीं आ सकते, जो सीख नहीं सकते, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। अगेन यहाँ पे वही देखने को मिलता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में अगर कोई डॉक्टर है तो उसको तैयार करने के लिए सिर्फ आपको उसके कंसेप्ट पे काम करना है, उसको सिर्फ नई नए कंसेप्ट सिखाने। तो कॉरेस्पॉन्डेंस उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जो डॉक्टर चेंज होना चाहते हैं, जो एक्चुअल ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, उन सब का रहेगा। फार्मेसी, हनीमैन ने जेन्युइन मेडिसिन को लेके काफी वेटेज दिया है। 6th एडिशन के प्रीफेस में आप जाइए, पीछे के एफोरिज्म्स में जाइए, उन्होंने जेन्युइननेस ऑफ मेडिसिन को लेके काफी 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 प्रिस्क्रिप्शन जेन्युइननेस एंड प्रिपरेशन जेन्युइननेस दोनों पे फोकस किया है। और ये आपको मॉर्निंग हुसैन की टीपीवी में भी देखने को मिल जाएगा कि टीपीवी में से फ्यूचर में एंग्यूस्ट्रा और मैग्नेटिस रेमेडीज हटा दी गई क्योंकि उसकी जेन्युइननेस और अवेलेबिलिटी को लेके इशू थे। तो हनीमैन वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ स्टैब्लिशिंग हिज ओन फार्मेसी की जहां से वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, अच्छे से एक यूनिक मेथड दे सकें, उनकी जो न्यू बट ऑल्टर्ड मेथड ऑफ डायनामाइजेशन है उसको अच्छे से दे सकें। फिर पब्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन, वो चाहते थे कि जो पब्लिकेशन आउटसाइड से हो रहा है वही हो, सारी बुक्स का प्रॉपर्ली ट्रांसलेशन हो, जर्मन टू फ्रेंच, जर्मन टू इटालियन, जर्मन टू इंग्लिश, उसके एक्चुअल ट्रांसलेशंस हो जो उन्हीं के और उनके बाद जो लोग हैं। जैसे कि जर्मन अगर कुछ ट्रांसलेशंस हो रहे हैं तो वो झार के थ्रू हो, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, फ्रेंच ट्रांसलेशन है तो क्रोजेरियो के थ्रू हो। तो ये जो चीजें थी, ये हेल्प डेस्क एंड गाइडेंस सेंटर, आज आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, एंटर होती है आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगा। क्यों है वो वहां पे? ताकि आपको सब चीजों के बारे में पता रहे। तो वो चाहते थे कि इंस्टीट्यूट एक यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल पॉइंट से चले कि जहां से हर आदमी को ये पता चले कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करेगी, प्लस आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और वो जो हेल्प डेस्क का इनिशियल फेज था ना, वो मैडम मेलेनी ने अपनी कर्टसी से बहुत अच्छे से निभाया था। प्रैक्टिस में व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, केस टेकिंग का व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ड्रग प्रूविंग का, डायनामाइजेशन का मास्टर ने लिखा है ना, वैसे उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू टू गेट अ फ्लरिश्ड प्रैक्टिस। तो हेल्प डेस्क एंड गाइडेंस सेंटर जो है वो था। लास्ट जो था ना, लाइब्रेरी टू रीड, बोरो एंड लैंड, काफी उस टाइम पे बुक्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, बुक्स इतनी 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 चीप नहीं थी, इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, पब्लिकेशंस के अपने क्राइटेरिया थे, प्रॉब्लम्स थे। आज की तरह डिजिटल दुनिया नहीं थी कि मैंने एक एक टैप किया और आपको मैंने बुक भेज दिया पीडीएफ फॉर्म में। तो वो चाहते थे कि जो जो टीचर्स हैं, जो वर्क है वो सेंट्रलाइज हो और उसमें से सब पढ़ सके, उधार ले सके, एक दूसरे को दे सके, वहां बैठ के पढ़ो, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो। सो दैट वाज लाइक अ सोशल कनेक्टिविटी, that was like a social connectivity with all.
तो हनीमैन के अधूरे सपने में से ये लिया गया है। ये इंस्टीट्यूट वो पेरिस में बनाना चाहते थे और उसके विजन और मिशन आपके सामने है। उसके बाद एज ए फैमिली मैन उनकी जो कहानी है उसमें एक ओबीडिएंट सन की कहानी हम सबको पता है, बट रिस्पॉन्सिबल फादर की कहानी आपको पता है क्या? कि हनीमैन एक बार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। संकरा रास्ता था, पास में नदी थी, कार का एक्सीडेंट हो गया। उनका जो छोटा बच्चा है, काफी छोटा था, शिशु था, वो बह गया, उसकी मृत्यु हो गई। उस वजह से हनीमैन और उसकी फैमिली इतने शोक में चले गए थे कि फॉर फ्यू वीक्स, इवन मंथ्स, दे स्टेड एट द नियरबाई सिटी, दे वर grieving for their child. And that was the moment you can see a father's heart. जब लगा कि फैमिली की जिम्मेदारियां हैं तो हनीमैन ने हमेशा उसका स्टैंड लिया। ये एक बच्चे की मृत्यु से लेके जब उनकी अपनी दूसरी शादी हुई, वो जर्मनी से फ्रांस जा रहे थे, उससे पहले उनकी जो बेटियां थी जो उनके साथ रहती थी, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जितना भी धन उनके पास था उन्होंने अपने बच्चों में यथा योग्य स्थिति में बांट दिया, जैसे हो सके वैसे उसको सेट किया। और वो जो था वो मैडम मेलेनी जो है उनको लेके काफी कंट्रोवर्सीज है कि हनीमैन का यूज किया या इतने ओल्ड एज में उनकी उनकी प्रॉपर्टी देख के शादी की। पर हकीकत ये कि जब जर्मनी से निकले तब मैडम मेलेनी ने जो संपत्ति थी वो हनीमैन की पहली पत्नी से वो बच्चों में बंटवा दी थी। और एक जिम्मेदार पिता के तौर पे उन्होंने भी ये चीज की थी कि अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव किया था, फ्यूचर सेव किया था। तो रिस्पॉन्सिबल फादर के तौर पे भी उन्होंने उस चीज का ध्यान रखा है कि उनका जो स्ट्रगल था उसका बड़ा डेंट अपने अपने अपनी अपने बच्चों पे ना आए, अपनी पत्नी पे ना आए, अपने परिवार पे ना आए। इसीलिए हनीमैन ने जब प्रैक्टिस छोड़ी तो निठल्ले नहीं हो गए, बेकार नहीं हो गए। उन्होंने साइड में ट्रांसलेशन और इसका काम किया। जब उन्होंने अल्पिन न्यूम के एरर के बाद भी कंडीशंस खराब हुई, पैसों की तकलीफ आई, नो डाउट जोहाना कुचलर ने उस वक्त जो सपोर्ट किया एज अ वाइफ हनीमैन को, दैट वाज मार्वलस। बट हनीमैन ने सेकेंडरी प्रैक्टिस और ध्यान रखा है फैमिली का हो सके। और उनकी काफी लेटर्स हैं, उनके काफी लेटर्स हैं अपने बच्चों को लेके, खास करके जब जब उनकी उनकी वर्षगांठ मनाई गई जिसमें फेमस कॉइन ऑफ हनीमैन और जो स्टैच्यू उनको गिफ्ट मिला था, उस टाइम पे जब फैमिली इकट्ठी हुई थी उन्होंने जो स्पीच दी थी about their family and loving relatives, that is really readable. It is just equal to the cheerful mind and conditions to the tailor. उसी लेवल का है। लविंग हस्बैंड तो जोहाना कुचलर के साथ नो डाउट उनका बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रहा, बट ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प जोहाना कुचलर in managing the big family. He was earning up to certain level, but wife was doing great, so he was always showing the grateful condition, taking care of the kids, doing some household work, even with so much extensive research that is showing the dedication to the family. और पेरिस में जाने के बाद मैडम मेलेनी के साथ तो आज भी कोई मैरिड पर्सन जो कपल लाइफ, जो ड्रीम लाइफ सोचेगा ना, वो उन्होंने जी है। इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के बाद रविवार के दिन हनीमैन हमेशा छुट्टी रखते थे। हर शनिवार को उनका ओपेरा बुक रहता था। ओपेरा मतलब उस जमाने का थिएटर। उनकी सीट बुक रहती थी। दो इट वाज अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, yet he was a regular visitor of opera with his loving wife. डेथ बेड पे जो उनका मैडम मेलेनी के साथ का संवाद है कि मैं अभी नेचर को काफी कुछ चीजें देनी बाकी है और मैं क्यों सफर हो रहा हूँ। और मैडम मेलेनी ने जो प्यार उनको प्रदर्शित किया, इवन उनकी मौत के बाद भी मैडम मेलेनी ने जो जो लेटर उनके उनके डिसिपल्स को लिखे हैं, जो चीजें मैडम मेलेनी के खुद के लेटर्स एंड कलेक्शंस में उनके डेथ के बाद मिली है, तो पता चला कि इट वाज अ वेरी डीप बॉन्ड। कि मैडम मेलेनी was like a tomboy, she was adopted girl to a famous poet in the France. अपने प्रथम पिता से हटने के बाद द्वितीय पिता के साथ वो रही है और उनके पिता ने उनको सब, ऐसा नहीं था कि मैडम मेलेनी सिर्फ रैंडमली कोई ऐसे रोमिंग अराउंड लेडी के तौर पे आ गई थी। उस जमाने के कंपेयर में वो काफी प्रोग्रेसिव थी। शी वाज हरसेल्फ अ गुड स्केच आर्टिस्ट, गुड पेंटर, गुड पोएट। और उसका मतलब जो बोलते हैं ना अपर क्लास, अपर हायर क्लास के साथ के जो कनेक्शंस थे, they were at a different thing. और इसीलिए हनीमैन जो है उनको जब दफनाया गया था तो 3 important people of the life of मेलेनी उस सीक्वेंस में उनका सिमेट्री है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हनीमैन की डेथ, मैडम मेलेनी का जो कंट्रोवर्सी है ना कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु
तुरंत घोषित नहीं की थी, उन्होंने सब सेटल किया था, बट उन्होंने उन्हें जहाँ दफनाया है, वो जो कंसेप्ट है, फिर उनका मतलब कि रीबरियल का जो पूरा कंडीशन है, वो सब वो बहुत मतलब बहुत ही इमोशनल स्टोरी है वो, कि भाई उनका किराया तक बाकी था मैडम मेलेनी के जाने के बाद फ्रेंच जर्मन वॉर की वजह से। तो मैडम मेलेनी ने जो प्यार प्रदर्शित किया है अपने लीडर्स में हनीमैन को, वो दर्शाता है कि एज अ फैमिली मैन आल्सो हनीमैन वाज वेरी डेडिकेटेड। अब एज ए फिलोसोफर आप ऑर्गेनॉन को ऑर्गेनॉन के तौर पे पढ़ते हैं, बट ऑडेस अपेरे आपको मिलेगा हॉरेस में से, गैलर्ड की पोएम मिलेगी, एफोरिज्म 6 में जो ट्रांसेंडेंटल है वो कांट का है, ऑर्गेनॉन शब्दी सोक्रेटिस का है, एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चाइनीज मेडिसिन्स एंड कन्फ्यूशियस थॉट्स, जो आपको उनकी बायोग्राफी में भी मिल जाएगा वॉल्यूम 2 में। हॉरेस का मैंने आपको बताया कि ऑडेस अपेरे का कांसेप्ट कैसे, गैलर्ड की हमारी बात हो चुकी है, कांट का ट्रांसेंडेंटल अधिभौतिक अवस्था जो थी वो बहुत ही खास थी। यहाँ पे उन्होंने एफोरिज्म 6 पे ही इसे लिया है, उसका कारण है द अनप्रेसिडेंट ऑब्जर्वर, value of observation, time placed will remain the same, the value of it will be created by the eyes of an observer। आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, एक ही कंडीशन को अलग लोग अलग अलग तरह से परसीव करेंगे और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो विजिबल नहीं है, बट वही आगे जाके काम करेगी, और जो इसमें से बाहर निकल के साक्षी भाव से इसको देख सकता है। बौद्धिस्ट कंसेप्ट के काफी नजदीक होकर निकलती है ये फिलोसॉफी, और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। आप कहीं भी जाएंगे, ईस्टर्न कंसेप्ट, वेस्टर्न कंसेप्ट, फिलोसॉफीज एंड ऑफ द डे एक ही पॉइंट पे आके रुकती है, सेल्फ एवोल्यूशन। तो कांट का कंसेप्ट था, उसको वो काफी फॉन्ड ऑफ थे, और इसी वजह से उन्होंने ऑर्गेनॉन में इसका इंक्लूजन किया है। सेम विद द सोक्रेटस, वो जो लिटरेरी वर्क था उसके कलेक्शन की वजह से उन्होंने ऑर्गेनॉन शब्द का उपयोग किया। चाइनीज मेडिसिन का यिंग यांग कंसेप्ट मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला है उनका, बट हाँ उनकी बायोग्राफी में कन्फ्यूशियस का जो इम्पैक्ट है वो काफी डीप है, और इस हर एक को आप अगर अलग से देखते हैं तो अलग अलग एफोरिज्म्स में, अलग अलग ऑर्गेनॉन के कंसेप्ट्स में, क्रॉनिक डिसीज के कंसेप्ट्स में, मटेरिया मेडिका प्यूरा में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सोक्रेटस का वो डू नॉट बिलीव विदाउट एक्सपीरियंस, उसी को उन्होंने नोटा बेने फॉर माय रिव्यूअर्स करके जो दिया है 1817 में, मटेरिया मेडिका प्यूरा के क्रिटिसिज्म के बाद जो उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है, दैट इज लाइक ब्यूटी। आप उसको पढ़ेंगे ना, उसको बोलते हैं ना कि रोस्टिंग की हद है वो। उन्होंने ग्रीक टर्म यूज करके जो मतलब जिस हिसाब से लपेटा है ना सारे एंटी ऑर्गेनॉन वालों को, इट इज अप टू द नेक्स्ट लेवल, यू वॉन्ट बिलीव। और उसका जो बेस है ना वो सोक्रेटस के आर्ग्यूज में से, ट्रिटाइज में से लेके उन्होंने किया है। तो एज अ फिलोसोफर जो हम देखते हैं ना कि वो कभी कभी है भगवान की बात करते हैं, कभी हेल्थ की बात करते हैं, कभी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आपको टुकड़ों में नहीं देखना है, उसको ऐसा ऐसा होलिस्टिक अप्रोच देखना है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ फ्यू मैन ऑफ सपोर्ट, जहां तो जैसे मैंने बात की, क्रॉस की बात हुई, स्टाफ की बात हुई, क्रॉसेरियो उनका असिस्टेंट रहा हुआ है पेरिस में। एक्चुअली ये जो एक स्लाइड है ये कम से कम 1-1.5 घंटा ले सकती है, क्योंकि ये उनकी लाइफ में, उनके आर्टिकल्स में, उनके वर्क में मिलने वाले नाम है क्रॉसेरियो। और इनमें से एक भी नाम डेली एकेडमिक्स हम जो पढ़ते हैं उसमें मुश्किल से कहीं झार की, कहीं आपको 40 इयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली बुक मिल गई तो मिल गई, बाकी के किसी कंटेंट की कोई बात ही नहीं होती है। ग्रिजलिक एफोरिज्म 246 6th एडिशन, उसके अंदर इसका मेंशनिंग है फुटनोट्स में। Griselic himself was a hardcore allopath gynecologist. He got injury like AGD and he was recovered by homeopathy। और olfaction method जो है, जो हनीमैन की olfaction method है, हनीमैन ने जैसे 149 एफोरिज्म 6th एडिशन के फुटनोट में जार और बॉनिंग हुसैन को थैंक्स किया। मैंने यहाँ पे बॉनिंग हुसैन, हैरिंग उनके नाम नहीं लिखे क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं, पर ग्रिजेलिक को उन्होंने olfaction method में थैंक यू बोला है कि भाई आई एम इंडेप्टेड टू हिम, I am really thankful to him. Our this olfaction method perfection owes to him। तो ग्रिजेलिक इसकी कभी चर्चा ही नहीं होती है। और आप सोचिए, दे वर लाइक क्रिटिक, मेलेनी उसके कंट्रीब्यूशन पे बात करें तो पूरा एक जो बोलते हैं, जैसे रीमा हेंडे की बुक है उनके अफेयर्स ऑफ होम्योपैथी करके, कि जिसमें ब्यूटीफुली इस पूरी हिस्ट्री को उन्होंने कंसेप्ट के तौर पे जोड़ के दिया है। लकीली यूरोपियंस जो थे वो लैंग्वेज वाइज और रिसर्च वाइज इसके काफी नजदीक पहुंच पाए। जैसे कि इंडियंस में एससी घोष जो हैं, उन्होंने इंडियन जनरेशन से महेंद्रलाल सिरकार है ना, उनके बारे में काफी अच्छे से लिखा, क्योंकि वो काफी करीब से उसको देख पाते थे, समझ पाते थे, पढ़ पाते थे।
सेम यहाँ पे हुआ। तो ग्रिसेलिक का कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल. लेहमैन वाज लाइक अ वेरी नियर एंड डियर वन विद द हनीमैन इन हिज कोथन लाइफ. इवन लेहमैन मेडिसिन प्रिपरेशन, सेंटिसिमल प्रिपरेशंस, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन हद भी तक है. क्रोसेरियो 50 मिलीसिमल पोटेंसीज. इवन क्रोसेरियो और मॉर्निंग हुसैन का एक फेमस लेटर है जिसमें क्रोसेरियो ने हिंट दी है रिन्यूड डायनामाइजेशन की, बट जस्ट बिकॉज कि मैडम मेलेनी के लिए वो उनका इंश्योरेंस था, तो कभी उस पे अपन आगे जा ही नहीं पाए. क्रोसेरियो ने जब तक मैडम मेलेनी जी, जब तक इसकी बात नहीं, क्रोसेरियो चाहते तो उसको पब्लिक करके काफी पैसा कमा सकते थे, पर वो मास्टर को मास्टर के जाने के बाद भी लॉयल रहे. जो एफोरिज्म 83 में फिडेलिटी ऑफ माइंड लिखी है ना, वो क्रोसेरियो है, वो क्रोसेरियो है. उसको बोलते हैं लॉयल्टी की. उनके पास चांस था, उनके पास केसेस थे एवरीडे. हनीमैन के सारे रजिस्टर का एक्सेस था, पर उन्होंने कभी उसको लीक नहीं किया. बॉनी हुसैन के साथ भी बात हुई, उसके बाद मैडम मेलेनी ने लेटर लिखा बॉनी हुसैन को कि ये मेरा मेरा इंश्योरेंस है, मेरा पेंशन प्लान है, आप प्लीज इसको डिस्क्लोज मत कीजिए. विद द प्रॉपर अमाउंट मैं 6th एडिशन पब्लिश करूंगी दुनिया के सामने. तो क्राजोरियो चुप हो गए. मैडम मेलेनी हनीमैन के डेथ के बाद फ्रेंच फिजिशियंस ने उन पे केस कर दिया. मैडम मेलेनी के लिए एलेनटाउन और डिप्लोमा भेजा गया हेरिंग द्वारा, जिसको यूरोपियन काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया. अब मैडम मेलेनी जो कि इक्वल इंपॉर्टेंट एज ए फिजिशियन रही है हिस्ट्री में, हनीमैन के साथ बैठ के सीखी है. 6th एडिशन अपने हाथ से लिखा है. केस पेपर लिखती मेलेनी थी, उसमें करेक्शंस मास्टर करते थे, पर उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ. उन केस पेपर में उनकी हैंडराइटिंग, रिमाइंड इन सर्च ऑफ लेटर हनीमैन में आपको ये चीज मिलेगी. उनकी हैंडराइटिंग, डिस्टिंग्विश पॉइंट्स बाय द हनीमैन. क्रोसेरियो ने अपनी डिग्री रिस्क पे रखी थी उस टाइम, क्योंकि जार हमेशा साथ में था, बट ही वाज नॉट एमडी डिग्री, सो वो नहीं हेल्प कर सकते. तो ग्रिसेलिक ने उस टाइम जो हेल्प की थी, इट वाज लाइक अप टू डिफरेंट लेवल. लेहमैन मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, हनीमैन जब कोथेन से गए तो उन्होंने संपत्ति बांट दी थी बच्चों में, और अपना जो पर्सनल मेडिसिन चेस्ट बॉक्स था जिसमें आइवरी हाथी दांत से उनकी नेम प्लेट और वो सब लगाया हुआ था, वो उन्होंने गिफ्ट किया था लेहमैन को. आप सोचिए कितना प्रेम रहा होगा कि हनीमैन जो अपने चेस्ट बॉक्स को हमेशा अपनी छाती से लगाए रखते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए कोथेन के वक्त का. जो क्योंकि कोथेन की जो प्रैक्टिस थी 19 से लेकर 34 तक वो कोथेन में ही रुके ना मैक्सिमम टाइम, तो उनकी प्रैक्टिस फ्लरिश हुई. मैडम मेलेनी वहीं आई, तो कोथेन का स्टे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आपको लेहमैन का पोर्ट्रेट मिल जाएगा ऑनलाइन भी, और आप देखेंगे ना तो उनके बारे में आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे. काफी कुछ लेहमैन ने दिया है, इवन पोटेंसी करेक्शंस, सक्सेशन मेथड, काफी कुछ वहां से मिला है. तो ये जो थे ना, ये फ्यू मैन ऑफ सपोर्ट थे. हनीमैन को हनीमैन सिर्फ हनीमैन अकेले ने नहीं बनाया है. अगर हम शुरू करें तो शुरुआत में जो मास्टर मुल्लर, पॉल्मर और कॉर्नर, और ये जो डॉक्टर क्वेरिन और ब्रदर ऑफ मर्सी हॉस्पिटल, उसके बाद उनको जो यहाँ के गवर्नर्स ने जो हेल्प की थी, उनको लिप्जिग में अपने स्टूडेंट से जो हेल्प मिली, उनके बच्चों, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके मित्रों, उनके डिसिपल्स, ये जो मैन ऑफ सपोर्ट है, इन सब ने मिलकर हनीमैन सर को हनीमैन बनाया है, मास्टर बनाया है. A successful man can grow together with the part. जो हम लोग रतन टाटा सर के नाम पे जो कहते हैं कि भाई अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो आप अकेले एफर्ट डालते जाइए, पर अगर आपको एम्पायर खड़ा करना है तो आपको लगेगी, आपको लेगेसी खड़ी करनी है तो आपको सबको लेके चलना है. एज ए टीम आप इवॉल्व होंगे, और उसका फायदा इन सबको मिला. बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस हमारे पढ़ने में ये लोग नहीं आते. यूजी में तो लगभग इनके साथ इन चीजों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है, बट दे हैव, मतलब मार्वलस वर्क है इन लोगों का. आप सोच नहीं सकते उस हद का कंट्रीब्यूशन है. इतिहास के पन्नों में भले इनको वो जगह नहीं मिली एकेडमिक्स में, बट अगर इतिहास को आप खोल के देखेंगे तो इन नामों को इकट्ठा करेंगे ना, तो इनका सम टोटल है हनीमैन. क्योंकि अगर क्रोसेरियो वो 150-200 की ओपीडी में हेल्प नहीं करता, मैडम मेलेनी नहीं करती, तो 80 से 88 साल के हनीमैन नहीं देख पाते, उसको नहीं संभाल पाते. मेलेनी अगर पत्नी के तौर पे वो प्यार नहीं देती, वो पेरिस में उनको जो सेटलमेंट, उनका जो ग्रैंड वेलकम है ना पेरिस का, वो पढ़ने जैसा है. फूल बरसा के चीजें करके वो किया गया है, तो दैट इज सो ग्रेट. तो ये जो है ये मैन ऑफ सपोर्ट है हनीमैन. तो इन चीजों को काफी लिया जा सकता है, बट सम अप इन अ शॉर्ट वर्जन ये है, इनकी कहानियां हैं, इनके किस्से हैं, ये जो नाम है ये है होम्योपैथी.
आप आज जो पॉलीफार्मेसी, पेटेंट, मॉडर्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, हनीमैन उसके पीछे कभी गए ही नहीं। हनीमैन का उनके क्रिटिक्स को लेके अगर एटीट्यूड सम अप करना है, बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, तो भाई एफोरिज्म 28 पढ़ लो, उसकी चौथी, पांचवी, छठी लाइन, चौथी लाइन मिडल से शुरू करो, छठी लाइन मिडल तक आप जाओ, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन सीधा है वहां पे, और उनका वो जो जो स्वैग है ना वो मिलेगा, और वो फील होता है, वो जब आप प्रैक्टिस में बैठते हैं आपको फील होता है। तो वो जो समअप है वो ये है कि ट्राई योर बेस्ट टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू, नॉट टू बी मैन ऑफ सक्सेस। जो 3 इडियट में बोला गया है कि भाई काबिल बनो, सफलता तो जग मार के पीछे आएगी, दैट इज द वर्सन हनीमैन वाज क्रिएटिंग। सो एंड ऑफ द डे ये जो कहानी किस्सा है, ये हमारे ऑर्गेनॉन का पहला शब्द जो है ना, पहला शब्द, वही मेरी लास्ट स्लाइड है आज की, कि इट इज नॉट अबाउट इट इज अबाउट द फिजिशियन द मैन, नॉट अ फिजिशियन अ मैन। ये रुतबा है, इसको लेके चलना है, ये लेगेसी है मास्टर की, इसको लेके चलना है। तो आई विल कंक्लूड हियर माय प्रेजेंटेशन नाउ। सो आई विश कि आप लोगों को कुछ इसमें से नई चीज मिली होगी। आई थिंक 5 मिनट्स ऐसा टाइम है, तो अगर किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो वी कैन टेक इट, अदरवाइज इट इज हैंडेड ओवर टू सर एंड मैम। और एक बात मैं खास कहना चाहूंगा, अगर आपको ये सीखने के बाद भी कोई क्वेरी है, तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूं, आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम लोग बैठ के अगर कोई क्वेरी है, कुछ आपको इसके बारे में और भी जानना है, तो भी हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि होम्योपैथी को जानने से पहले अगर हम लोग हनीमैन को जानने लगेंगे ना, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ होम्योपैथी जो है, दैट विल कम लाइक इन द वर्जन ऑफ ऑर्डिस अपेरे। क्योंकि मैं जितना देख रहा हूं होम्योपैथी को आज के जमाने में, हमें खतरा एलोपैथी से है ही नहीं, हम वो फेज सरवाइव कर चुके हैं 250 साल में। हमको प्रॉब्लम है, हनीमैन ने एफोरिज्म 149 की फुटनोट में जो मॉन्ग्रेल सेक्ट बोला है कि जो रहते होम्योपैथी में है पर होम्योपैथी को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो फरारी कार में एम्बेसडर का टायर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो रिकॉग्नाइजेशन ढूंढ रहे हैं किसी और जगह से, उनसे खतरा है, क्योंकि उनको साबित करते करते हमारा जो क्रक्स है वो मरता जा रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी के नाम पे, एडवांस होम्योपैथी के नाम पे जो क्रक्स मरता जा रहा है वो नहीं, मास्टर ने जो बोला है उसको लेके चलना है, उसको लेके चलना है, उसी पे आगे बढ़ना है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आई एम ऑलवेज देयर, आप पूछ सकते हैं, अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इवन यू कैन पोस्ट इट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। सो आई थिंक आइदर इट वाज टू गुड तो कोई क्वेरी नहीं है, या तो फिर इट वाज टू बैड कि कुछ समझ में ही नहीं आया तो क्वेरी क्या करें। एक्चुअली हमारे लेक्चर में भी हम लोग इसी तरह से बोलते हैं कि आइदर टीचर इज टू टू डम सो ही इज नॉट एबल टू कन्वे, और स्टूडेंट्स आर टू स्मार्ट कि वो आराम से कैच कर पा रहे हैं। तो You take it positively. It was too good. Yes, sir. It was really very good. Dr. Prashant, you take it as a too good and be happy. thank you sir, thank you very much sir, it is a great thing when it is coming from you sir. So I think sir is next lineup in the lecture. So I would conclude here. So uh, all yours sir and ma'am, thank you very much for the opportunity, और आप सभी का आभार इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए, और हम फिर से जुड़ेंगे आई होप। यस सर, बहुत अच्छा था, जैसा टाइटल था कुछ किस्से कुछ कहानियां, डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही हमारा आपका कंटेंट भी था। काफी मिसकंसेप्शंस भी दूर हुए होम्योपैथी से रिलेटेड जो थे हमें, कि होम्योपैथी बहुत बुरा है, बहुत गरीब थे हनीमैन और ऑल दैट, तो काफी कुछ मिसकंसेप्शंस दूर हुए हैं।
So thank you so much. It was really a very wonderful session, and we would like to hear from you again. So thank you so much, sir. It was really a wonderful session. So I'm handing over to Dr. Dhanesh right now. अभी हम लोग के पास टाइम है 6 मिनट। डॉक्टर प्रशांत सर, आप और कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। अभी 5 मिनट हम लोग के पास टाइम है हमारे अच्छा सर। फॉरम हिंदी तो वाला सर है ना, मैं तो आज की अब दुनिया और में कुछ जो आप हमारे, बोलिए। जी सर, जी सर, आज की दुनिया में सर है ना, हम लोग जो रिकॉग्नाइजेशन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं ना, उसको लेके एक बात बताना चाहूंगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको बहुत हेल्प करेगा, या तो हमको कभी कोई स्टक करता है कि सवाल ये होता है कि होम्योपैथी प्रूव नहीं हो रहा है, कि होम्योपैथी प्रूव ही नहीं हो पा रहा है, तो ये साइंस नहीं है। तो इसका सिंपल सा जवाब, जितना मेरा लिटिल माइंड समझ सकता है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है, थोड़ा बहुत मेरे गुरुओं से मुझे मिला है, कि भाई इश्यू साइंस का नहीं है, इश्यू है टेक्नोलॉजी का। आज से 50 साल पहले हम अगर आज टाइम मशीन बनाते हैं और हम अपनी 2 जनरेशन आगे जाके किसी को बोले कि भाई फ्यूचर ऐसा आएगा कि तुम यहां बैठे बैठे यहां से 1000 किलोमीटर दूर किसी आदमी को देख सकते हो, अपनी किताब उसको भेज सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो क्या वो चीज तब नहीं थी? तो क्या वो साइंटिफिक नहीं था? क्या वो वेव्स जो आज चल रही है वो तब जनरेट नहीं हो सकती थी? इशू क्या था? तब उसको जनरेट करने वाले और रिसीव करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी 10⁻⁹। उसमें सबसे एडवांस है सेमीकंडक्टर्स अप टू 2 to 3 नैनोमीटर साइज, नैनो साइज। तो वो हुआ 2 और 3 इंटू 10⁻⁹। ये अप्रोक्सीमेटली हमारी चौथी पोटेंसी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। चौथी या पांचवी पोटेंसी के पास एग्जॉस्ट हो रहा है, और हम तो शुरू ही आज के जमाने में मीडियम पोटेंसी के नाम पे 200 से करते हैं। मतलब हमारी 12वीं पोटेंसी 10⁻24 एवोगैड्रो नंबर जंप कर जाती है। तो अगर कहीं आप स्टक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स खास, तो आंसर वेरी प्रिसाइसली दैट आज से 20 साल पहले नैनो नंबर था 10⁻⁹। इट वाज नॉट देयर, इट वाज माइक्रो 10⁻⁶। उससे पहले क्या था? मिली। उससे पहले क्या था? सेंटी। तो तुम स्लो हो बेटा, तुम बंटी का साबुन हो डिटॉल की एड वाला, हम तो एक्सक्लूसिव है। और वही ऑडेसा मेरे मास्टर ने एफोरिज्म 28 में दिया है कि आई एम नॉट हियर टू प्रूव यू एनीथिंग बाय द वर्ड्स, यू प्रूव इट बाय योर वर्क, नोटा बेने फॉर माय रिव्यूअर्स। और वही इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्सपीरियंस करो। मेरा साइंस तो है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी काफी पीछे है। शायद ऐसा हो कि आज के 100 साल बाद आप 10⁻24 या 10⁻⁴ कैच कर सकते हैं। आप एनर्जी को, मॉलिक्यूल से ऊपर एनर्जी तक जा सकते हैं, गॉड पार्टिकल आप समझ चुके हैं। तब शायद हम लोग वो रिकॉग्नाइजेशन लें। पर उसके चक्कर में आज जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जिसने स्टैब्लिश किया, जिसने इतना क्रिटिसिज्म देखा, उसने भी किया। रिसर्च इज गुड, but when it is intended to only make other convinced that you exist, it is not good. So ये चीज मैं खास शेयर करना चाहता था कि आप साइंस वर्सेस टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट पे चलिए कि साइंस का इशू नहीं है भाई, तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इशू है। मैंने तो फेरारी खरीद ली है, तो तुम्हारे पास रोड नहीं है कि मैं 120 की स्पीड दिखा सकता हूँ। आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपको 30-40 ही मिल पाएगा, फिर आपका कितना हॉर्स पावर है डजंट मैटर। सो ये एक चीज मैं खास ऐड करना चाहता था। तो थैंक्स अगेन एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी एक्स्ट्रा 5 मिनट्स कि ये एक चीज हम लोग डिस्कस कर। You can take extra 5 minutes from my side also. No, no, sir, no, It's a sir. very, I'm very eager to small listen to you. presentation. It's only 30-40 minutes, not more. You can take it. So No, no, sir. I think I'm Dr. eager to Prashant- listen to you, sir. Dr. Prashant, I can say one more word on this because we are on the same wavelength. Many students ask me also, what is this a science? The point here is we are treating with sub-physiological doses, nano-atomic doses, and you want to test with the crude medicines, Good medicine. crude machines. Machines. See, which the other medicines work the physiological level, and we are working much below physiological level, sub-physiological level. How can those machines and those labs detect our medicines? They cannot. This That's was why I one of always the tell, points. sir, that This you are was- trying to fit a tire of Ambassador in Ferrari. How it can fit? You need Ferrari's cannot. exclusive It cannot. tire. This was my point when we talked to Tarkeshwar Jainji, when you were talking about the courses and all that. See, you want to test homeopathy with the English medicine standards. It cannot happen. For example, individuality itself is the problem.
For them, one medicine should work at all levels. But with homeopathy, it doesn't work. What works for him may not work for me. Me. So that's very nice. Thanks a lot, sir. This insight will help also. वैष्णवी मैम सर को धन्यवाद देके हैंड ओवर कर दीजिए मीटिंग डॉक्टर धनेश सर को। Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Prashant. And now I'm handing it over to Dr. Dinesh. Over to you, sir, Dr. Dinesh. Thank you, Dr. Vaishnavi and Dr. Pankaj Singh.